नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी भाषा के बारे में जो दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है और भारत के अंदर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। भारत में 41 करोड़ के लगभग लोग हैं, 41 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी को चुना है। लगभग 9 राज्यों की ये मातृभाषा है दोस्तों, और उसके अलावा कई सारे राज्य भारत में इसको अपनी द्वितीय भाषा के रूप में मानते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की, और हिंदी भाषा की हम लोग सितंबर के महीने में बात कर रहे हैं क्योंकि 14 सितंबर को दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हिंदी दिवस मनाया जाता है इस देश में, और उसके बाद पूरा एक हिंदी पखवाड़ा 15 दिनों तक चलता है। लेकिन कई सारे लोगों को हिंदी भाषा के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां और गलतफहमियां हैं और बहुत सारी प्राचीन जानकारी उन लोगों को नहीं है। इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं हिंदी के इतिहास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत की ही नहीं दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक संस्कृत है। संस्कृत कई वर्षों तक भारत की भी राष्ट्र की भाषा बनी रही। भारत के अंदर कई वर्षों तक संस्कृत चलती रही। धीरे धीरे जैसे जैसे युग बीतते चले गए तो संस्कृत भाषा के अंदर अपभ्रंश हुआ और धीरे धीरे वो प्राकृत के रूप में आ गई। प्राकृत के रूप में आने के बाद दोस्तों प्राकृत से ही कालांतर में वो खड़ी बोली और हिंदुस्तानी के रूप में विकसित हुई। जब मुगल साम्राज्य हुआ, मुगलों का यहाँ पर आक्रमण हुआ, तो उसी समय में दोस्तों पर्शियन भाषा और अरबी भाषा का भी यहाँ पर मिश्रण हुआ और वो एक हिंदुस्तानी बोली के रूप में जानी जाने लगी। चूंकि दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि संस्कृत की जो लिपि हुआ करती थी वो देवनागरी हुआ करती थी, परंतु मुगल रूल के समय मुगलों ने अपनी लिपि जो है वो अरबी और पर्शियन से रिलेट कर दी। तो उससे एक नई भाषा का दोस्तों जन्म हुआ जो कि उर्दू थी। अब उर्दू चूंकि उनकी भाषा थी और सामान्य जन को ये समझ में नहीं आ रही थी, और भारत का सामान्य जन जो था वो देवनागरी में ही वार्तालाप और देवनागरी में ही लिखना पढ़ना करता था, तो हिंदुओं ने अपनी भाषा के रूप में हिंदी को विकसित कर लिया दोस्तों। तो एक तरफ उर्दू मुसलमानों की भाषा उस समय से हो गई 17वीं 18वीं शताब्दी से, और हिंदी जो है उसी समय से हिंदुओं की भाषा के रूप में जानी जाने लगी दोस्तों। तो उस समय सभी लोग हालांकि हिंदी और उर्दू दोनों बोला करते थे, ऐसा कोई मतभेद भारत के अंदर हिंदू मुसलमान का नहीं था। लेकिन उसके बाद भी इस भाषा के इतिहास के अंदर यदि हम जाते हैं तो ये इस तरह का एक डिफरेंस है कि हिंदुओं ने देवनागरी को अपनी लिपि चुना और मुसलमानों ने अरबी और फारसी को अपनी लिपि चुना। तो इसके कारण दोस्तों ये जो डिफरेंस हमें दिखाई देता है। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान के यदि आप भाषा सुनेंगे तो सुनने में आपको उर्दू और हिंदी में काफ़ी सारी चीज़ों की समानता दिखाई देगी, क्योंकि हिंदी के अंदर भी बहुत सारे शब्द जो हैं वो पर्शियन और अरबी से उस समय ले लिए गए, लेकिन अधिकतर संस्कृत के शब्द हैं। और उर्दू के अंदर की यदि हम बात करें दोस्तों तो उर्दू के अंदर भी बहुत सारे शब्द संस्कृत के भी हैं, लेकिन इसके अलावा मैक्सिमम वर्ड्स उन लोगों ने उर्दू और पर्शियन और अरबी के लिए हुए हैं। तो इसके कारण वो हमसे थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट करते हैं। लिखने में हालांकि दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। देवनागरी जो कि हम जानते हैं लेफ्ट से राइट लिखी जाती है और ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है, वहीं उर्दू नीचे से ऊपर की ओर और राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती है। तो ये एक मूल डिफरेंस है दोस्तों। लेकिन आज हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं हिंदी के विषय में, तो हम हिंदी के बारे में और ज्यादा बातें करते हैं दोस्तों। हिंदी धीरे धीरे दोस्तों आगे बढ़ती चली गई और मुगल रूल के बाद ब्रिटिश रूल आया। ब्रिटिश ने हमारे ऊपर, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, 1835 के अंदर मैकॉले का वो भाषण हुआ। उसके बाद मैकॉले की शिक्षा नीति यहां पर लागू हुई और अंग्रेजों ने इंपोज कर दी हमारे ऊपर जबरदस्ती अंग्रेजी भाषा। उसके पीछे उनका मूल कारण ये था कि भारतीय जो हैं वो किस भाषा में बात करते हैं वो हमको समझ में नहीं आता, और हमें इन्हें रूल करना है तो कुछ भारतीयों को हमें अपनी भाषा सिखानी पड़ेगी, अपने तौर तरीके सिखाने पड़ेंगे, और उन लोगों को भारतीयों को रूल करने के लिए हम बैठा देंगे और बाकी के सभी भारतीय उन लोगों से डील करेंगे और हम लोग ये अंग्रेजी जानने वाले लोगों से डील करेंगे। ये बात मैकॉले ने लिखी भी है और काफ़ी सारे दस्तावेजों में भी है। तो इस तरह से दोस्तों मैकॉले की शिक्षा पद्धति भारत में लागू हुई। कलकत्ता के अंदर विश्वविद्यालय खोले गए, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर खोले गए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर खोले गए, और अंग्रेजी को रोजगार से जोड़कर और शिक्षा से जोड़कर हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप दिया गया दोस्तों। उस समय की यदि मैं बात करूं तो प्रोफेसर धर्मपाल एक हुए हैं जो बहुत बड़े गांधीयन हुए हैं। उन्होंने अपनी एक पुस्तक है अ ब्यूटीफुल ट्री, उस समय उन्होंने कहा है दोस्तों कि बहुत पुराने आंकड़े भी यदि हम गुरुकुलों के देखें अंग्रेजों के समय में भी, तो उस समय गुरुकुलों की अटेंडेंस इन कॉन्वेंट स्कूलों से, जो कि इन्होंने बाद में खोले, कई अधिक हुआ करती थी। भले ही उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज गुरुकुल उतने स्ट्रांग नहीं थे, मुगलों के समय में इतनी बर्बादी हुई थी, उसके बाद भी भारत के लोग
अपने छात्रों को गुरुकुल में जरूर भेजा करते थे, लेकिन जब कॉन्वेंट स्कूल खुले तो लोगों ने विरोध के कारण हो या अंग्रेजी ना समझ आने के कारण हो अपने बच्चों को इन कॉन्वेंट स्कूलों में भेजना उचित नहीं समझा। तो दोस्तों इस तरह से क्या हुआ, अंग्रेजी शिक्षा सिर्फ कुछ लोग ही ले पाए, कुछ एलीट लोग जो अंग्रेजी वर्ग के प्रभाव में थे उन्होंने धीरे धीरे अंग्रेजी शिक्षा लेनी शुरू कर दी। और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों हुआ क्या, आजादी के बाद जिन लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा ले ली थी वो सारे के सारे लोग ब्यूरोक्रेसी में आ गए और वही के वही सारे लोग यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स और प्रोफेसर्स बन गए। तो दोस्तों जब इन लोगों के कब्जे में भारत की शिक्षा व्यवस्था आ गई तो धीरे धीरे इन्होंने इतिहास में भी अंग्रेजों का ही इतिहास पढ़ाना शुरू किया, गणित में भी जो यूरोपियन वे में पढ़ाने का गणित का जो तरीका है उसी तरह से गणित को पढ़ाना शुरू किया, उसी तरह से उन्होंने विज्ञान को भी पढ़ाना शुरू किया। यहाँ तक कि फिलोसॉफी के अंदर भी दोस्तों भारत के अंदर उपनिषदों जैसी महान फिलोसॉफी है, दर्शनों शास्त्र जैसी महान फिलोसॉफी है, उसके बाद भी भारत के अंदर फिलोसॉफी में शेक्सपियर जैसे लोगों को पढ़ाया जाने लगा, वहां पर लियो टॉल्स्टॉय इत्यादि को पढ़ाया जाने लगा, अगस्टस सुकरात प्लेटो को पढ़ाया जाने लगा, जिससे पूरा का पूरा भारत का एक ब्रेन वॉश करके वेस्टर्नाइज्ड वे में उनको ढाल दिया गया दोस्तों। तो इस तरह से धीरे 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 अंग्रेजी का प्रभाव भारत में बढ़ने लगा और इस प्रभाव से क्या हुआ दोस्तों, एक हीन भावना हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के मन में बैठती चली गई। और अंग्रेजों ने जैसा कि एक काम किया था कि भाषा को रोजगार से जोड़ दिया था कि जो हमारी भाषा नहीं सीखेगा उसको रोजगार नहीं मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही दुखद यह है कि आज़ादी के बाद भी इसे जारी रखा गया और बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस में अंग्रेजी माध्यम में लोगों ने इस मजबूरी के कारण एडमिशन लिया, इस मजबूरी के कारण पढ़ना शुरू किया कि यदि वो वहां नहीं जाएंगे तो उनका रोजगार नहीं लगेगा। तो इससे दोस्तों ये हुआ कि जो लोग पहले से अंग्रेजी पढ़ रहे थे, जो लोग अंग्रेजी शिक्षा में पले बढ़े थे, वो जो लोग एलीट थे, जो ब्रिटेन लंदन जा चुके थे, जो ब्रिटिश के बहुत ज़्यादा प्रभाव में थे, उन लोगों का प्रभुत्व भारत में बढ़ता चला गया। और उसके बाद सेकंड नंबर पर वो लोग आए जिन्होंने बाद में अंग्रेजी में एडमिशन लेना शुरू किया। थर्ड नंबर पर वो लोग आए जो प्राइवेट स्कूलों में थोड़ी बहुत अतकचरी अंग्रेजी सीख रहे थे। और चौथे नंबर पर ऑटोमेटिकली 80% लोग भारत के जो उनकी मातृभाषाओं में पढ़ रहे थे, चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, उनका नंबर आने लगा। क्योंकि दोस्तों अंग्रेजी बोलने के कारण एक व्यक्ति में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जागने लगा और एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारी मातृभाषा के लोगों में आ गया। और इसके कुछ और कारण भी थे दोस्तों। उसका मूल कारण यह था कि दोस्तों हमारी मेडिकल की पढ़ाई, यदि आपको डॉक्टर बनना है तो 12वीं तक आप भले ही बायोलॉजी पढ़ लो, लेकिन 12वीं के बाद आपको कॉलेज के अंदर हिंदी में आपका कॉलेज नहीं मिलेगा, सारा का सारा पाठ्यक्रम अंग्रेजी में मिलेगा। इसी तरह से इंजीनियरिंग में दोस्तों आप हिंदी में पढ़ सकते हो 12th तक आपके सारे सब्जेक्ट, लेकिन 12th के बाद 12वीं के बाद इंजीनियरिंग के अंदर सारा का सारा पाठ्यक्रम अंग्रेजी में है। इसी तरह से दोस्तों यदि हम वकालत की बात करें तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंग्रेजी का एक कंपल्शन है, जबरदस्ती आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर काफी वर्षों तक अंग्रेजी थोपी गई, जिसके कारण दोस्तों ये तीन बड़े बड़े प्रबुद्ध क्षेत्र, एक मैंने बताया आपको इंजीनियरिंग, एक मैंने आपको बताया मेडिकल, एक आपको बताया न्याय व्यवस्था, और चौथा मैं आपको बताता हूं दोस्तों MBA। जी हां, मैनेजमेंट, जिसके ऊपर टिका हुआ है सारा का सारा व्यापार, सारा का सारा बिजनेस, वो मैनेजमेंट भी दोस्तों भारत के अंदर हिंदी में नहीं कराया गया, वो सिर्फ अंग्रेजी में कराया गया और अंग्रेजी हम पर थोपी गई दोस्तों। और इसके पीछे तर्क क्या दिया गया कि अंग्रेजी तो इंटरनेशनल भाषा है। तो दोस्तों अभी मैं इस तर्क के ऊपर भी बात करना चाहूंगा कि ये बहुत ही झूठा एक तर्क आपके ऊपर थोपा गया है कि अंग्रेजी एक इंटरनेशनल भाषा है। यदि मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूं तो ये किताब है अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल, जो कि सक्रांत सानू जी ने लिखी है, प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। इस किताब के अंदर क्लियर कट लिखा गया है कि दुनिया की कुल जनसंख्या की 91.5% आबादी पहली या दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी नहीं बोलती है। आप समझ रहे हैं दोस्तों, 91.5% लोग दुनिया में अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। इसका अर्थ यह है कि अंग्रेजी हम पर जबरदस्ती वैश्विक भाषा के रूप में थोपी जा रही थी और इसके ऊपर ये तर्क देने वाले लोग बिल्कुल झूठे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना में चाइनीज में काम होता है, जापान में जैपनीज में काम होता है, इसी तरह से हिब्रू में काम होता है इजराइल के अंदर, इसी तरह से दूसरे भी आप कई सारे जर्मन में जर्मन के अंदर काम होता है। अरबी देश जो हैं, जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो अपनी भाषा में काम करते हैं। ईरान के अंदर पर्शियन में काम होता है, रशिया में रशियन में काम होता है, और अमेरिका और इंग्लैंड में इंग्लिश में काम इसलिए होता है क्योंकि उनकी मातृभाषा ही इंग्लिश है।
तो दोस्तों हमारे ऊपर ये जबरदस्ती ये बोलकर थोपी गई कि ये वैश्विक भाषा है, जबकि आप दूसरे देशों के अंदर जाओ तो ये वैश्विक भाषा नहीं है। फ्रांस और जर्मनी तो अपनी भाषा के ऊपर इतना गर्व करते हैं कि वो अंग्रेजी से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। वहां जाकर यदि आप अंग्रेजी बोलते हो तो वो आपको नफरत की या हे भावना से देखेंगे। वहां जाकर यदि आप आपकी मातृभाषा में बोलते हो तो वो फिर भी मानेंगे कि आप अपने देश की भाषा में बोल रहे हो। तो इस तरह का एक कुचक्र, इस तरह के झूठ हमसे बोले गए हैं दोस्तों। दूसरा एक सबसे बड़ा झूठ बोला गया है दोस्तों कि जिस देश के अंदर अंग्रेजी आई उस देश ने ज्यादा तरक्की करी है। तो दोस्तों इस मिथ को भी आज मैं तोड़ना चाहूंगा। ये मेरे पास किताब है, इसके अंदर कुछ आंकड़े हैं। इसमें सक्रांत सानू जी ने एक रिसर्च किया है और उस रिसर्च के मुताबिक उन्होंने बताया है कि 20 ऐसे देश जो सबसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं और उसके बाद 20 ऐसे देश जो सबसे ज्यादा नीचे हैं जीएनपी के आधार पर, जीडीपी के आधार पर। तो सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले देशों के उन्होंने नाम बताए हैं। स्विट्जरलैंड, जन भाषा है जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और राजभाषा भी जर्मन, फ्रेंच, इटालियन है। इसी तरह से डेनमार्क है दोस्तों, वहां डेनिश चलती है। जापान है दोस्तों, वहां भी जापानी चलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका चौथे नंबर पर है, उनकी भाषा अंग्रेजी है मातृभाषा और अंग्रेजी में ही सारा काम होता है। स्वीडन में स्वीडिश में होता है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, फिनलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा, इजराइल, स्पेन, ग्रीस, पुर्तगाल, दक्षिण कोरिया। ये 20 ऐसे देश हैं दोस्तों जिनकी जीएनपी दुनिया में नंबर 1 है। सब ये 20 टॉप क्रम में है और इन सभी देशों में इनकी मातृभाषाओं में काम होता है। इनमें अंग्रेजी में सिर्फ उन देशों के अंदर काम होता है जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, जिन देशों की मातृभाषा अंग्रेजी है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा एक भ्रम है कि जीएनपी, जीडीपी जो बढ़ती है वो अंग्रेजी से बढ़ती है। जो सबसे टॉप 3 जो देश हैं जिनकी जीएनपी, जीडीपी यदि हम बात करें तो स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और जापान की यदि हम बात करें तो इन देशों के अंदर इनकी भाषा में काम होता है, अंग्रेजी में काम नहीं होता है। अब दोस्तों जब इन्होंने रिसर्च दूसरी तरह से किया और ये पता लगाया कि कौन से ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी सबसे कम है दुनिया में, तो दोस्तों उसमें आते हैं कोंगो, इथोपिया, बुरुंडी, सियरा लियोन, मालावी, नाइजर, चाड, मोजाम्बिक, नेपाल, माली, बुर्किना फासो, रवांडा, इस तरह के कंबोडिया, तंजानिया और युगांडा, इस तरह के कई सारे देश आते हैं। तो दोस्तों 20वें नंबर पर जैसा कि मैंने बताया युगांडा है, उसमें अंग्रेजी में काम होता है। टोगो जो है उनकी भी दूसरी भाषा है और फ्रेंच में काम होता है। लाओस जो है उनकी लाओ भाषा है, वहां भी फ्रेंच अंग्रेजी में काम होता है। तो इनमें से कई सारे ऐसे देश हैं जो देश जिनकी जीएनपी सबसे कम है और उन देशों के अंदर अंग्रेजी में या विदेशी भाषा में काम होता है। तो इससे यह सिद्ध होता है दोस्तों, इस फैक्ट से ही यह सिद्ध होता है कि यदि आप अपनी मातृभाषा में नहीं पढ़ रहे हो तो आपकी जीएनपी या जीडीपी गिर रही है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया जीएनपी, जीडीपी के बारे में भी, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में भी कि 20 वो देश जो मातृभाषा में काम करते हैं उनकी जीडीपी दुनिया में सबसे अधिक है, जबकि 20 वो देश जो अपनी मातृभाषा में काम नहीं करते हैं उनकी जीडीपी दुनिया में कम है। तो मातृभाषा का या विदेशी भाषा का या अंग्रेजी का इसमें कोई प्रभाव नहीं है कि अंग्रेजी आएगी तो डेवलपमेंट होगा। ये वाला तर्क भी उन लोगों का बिल्कुल झूठा है जो हम पर अंग्रेजी थोपना चाहते हैं। पहला तर्क मैंने पहले ही झूठा सिद्ध किया है कि ये वैश्विक भाषा है, ये बताकर के 91% से ज्यादा लोग दुनिया में अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम आगे की बात पर आते हैं कि कई लोग बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा अंग्रेजी है। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है। रशिया में रशियन में कंप्यूटर यूज हो रहा है, चाइना में चाइनीज में हो रहा है, जापान में जैपनीज में हो रहा है और यहां तक कि दुनिया में सबसे बेस्ट जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मानी जाती है वो इजराइल की मानी जाती है। और दोस्तों इजराइल के अंदर हिब्रू के अंदर उन लोगों ने कीबोर्ड बना रखे हैं, हिब्रू के अंदर वो काफी सारा काम कर रहे हैं। चाइना में भी सारे के सारे मैनुअल जो हैं वो चाइनीज भाषा में आते हैं। कोरिया के अंदर कोरियन भाषा में आते हैं, दक्षिण कोरिया के अंदर, ताइवान के अंदर भी उनकी भाषा के अंदर चलते हैं। और ये सभी देश अपनी अपनी मातृभाषाओं में काम करते हैं दोस्तों। और डेवलपमेंट की यदि मैं बात करूं तो जर्मनी और एशिया के अंदर जैसे कि हमारे कुछ देश हैं, ताइवान, दक्षिण कोरिया, चाइना, ये सभी देश अपनी मातृभाषाओं में काम कर रहे हैं। और कार की इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वर्ल्ड में नंबर 1 इंडस्ट्रीज इन लोगों की हैं दोस्तों। इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया दोस्तों कि जो डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, इन देशों के अंदर भी दोस्तों इन देशों की जीडीपी दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम भी इन्हीं देशों का माना जाता है, इन कंट्रीज का माना जाता है। इन कंट्रीज के अंदर भी दोस्तों इनकी मातृभाषा के अंदर शिक्षा होती है, इनकी मातृभाषा के अंदर पढ़ाई होती है। लेकिन हमारे यहाँ यह तर्क दिया जाता है कि अंग्रेजी सीखने से बच्चा डेवलप होगा। तो दोस्तों अंग्रेजी के लिए ये जो तर्क दिए जाते हैं ये असल में उल्टे हैं। इसके बारे में अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा।
जी हाँ दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अंग्रेजी में जो तर्क दिए गए हैं वो तर्क जो कह रहे हैं कि अंग्रेजी डेवलपमेंट करती है, इसके जबकि तर्क उल्टे हैं। उसके कहने का मेरा ये प्रयोजन है कि अंग्रेजी भाषा में पढ़ने से फायदा होने की जगह नुकसान होता है। जी हाँ दोस्तों, आज कई सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो ब्रेन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, न्यूरोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर रिसर्च करने वाले सभी वैज्ञानिकों ने, शिक्षा के ऊपर रिसर्च करने वाले लगभग सभी वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि मातृभाषा में पढ़ने से ज्यादा दिमाग बच्चे का विकसित होता है अपेक्षाकृत किसी विदेशी भाषा में पढ़ाने के। इसके कुछ उदाहरण मैं देकर आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों कि बच्चा सबसे पहले सुनना और सीखना कब शुरू करता है। बच्चा सबसे पहले सुनना और सीखना तब शुरू नहीं करता जब वो पैदा हो जाता है, बल्कि वो पैदा होने के 9 महीने पहले से वो शुरू करता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, शुरू के 3 महीने यदि हम घटा दें तो माँ के पेट में जब बच्चा डेवलप होता है, भ्रूण डेवलप होता है, तो आज सारा साइंस ये प्रूफ कर चुका है कि माँ के पेट से बच्चा भाषा को सुनना और सीखना शुरू कर देता है। इसीलिए वो भाषा को मातृभाषा कहा जाता है, क्योंकि माँ जिस भाषा में बात कर रही होती है उस भाषा में बच्चा सुन रहा होता है और सीख रहा होता है, और बहुत सारी वोकेबलरी वो माँ के पेट के अंदर ही सीख चुका होता है। तो दोस्तों उस समय वो वोकेबलरी जब वो सीख जाता है, उसके बाद जब वो बाहर निकलता है और उसके बाद अगले 5 सालों में वो नए शब्द सीखता है, तो उस समय यदि मातृभाषा के शब्द उसको ज़्यादा सुनाए जाते हैं दोस्तों, तो वो उन शब्दों को ज़्यादा जल्दी ग्रास्प करता है और ज़्यादा जल्दी उन चीज़ों को सीख पाता है अपेक्षाकृत किसी नई भाषा के। तो जब आप नई भाषा को उसके ऊपर थोपते हो तो वो भाषा आप सिर्फ स्कूल में थोप पाते हो दोस्तों। बाहर आकर वो घर में अपने माता पिता से उसकी मातृभाषा में बात करता है, अपने मित्रों से मातृभाषा में बात करता है, जो वो बाकी समाज में रहता है उनसे अपनी मातृभाषा में बात करता है, जो वो टेलीविज़न वगैरह पर उसके देश में देख रहा होता है उसमें मातृभाषा से डील करता है। तो दोस्तों उन सभी जगहों पर जब वो मातृभाषा के शब्द सुन रहा है और स्कूल में आप पर्टिकुलर एक भाषा के तौर पर अंग्रेजी सिखा देते हो, और किस तरह से एक बच्चा मातृभाषा में ना पढ़ पाने के कारण स्कूलों में सफ़र करता है दोस्तों, ये मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि एक बच्चा जिसको सिर्फ उसकी मातृभाषा आती है, जैसे कि मान लीजिए हिंदी, अब वो बच्चा जब अंग्रेजी में किसी चीज़ को पढ़ता है तो वो उस भाषा को कैसे समझ सकता है। इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैंने मान लीजिए फिजिक्स पढ़नी है या मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है। अब मुझे फिजिक्स भी नहीं आती, केमिस्ट्री भी नहीं आती, मैथ्स भी नहीं आती, मैं स्कूल के अंदर गया, मुझे आती है मेरी भाषा। अब जब मैं पढ़ना शुरू करता हूं तो टीचर मुझे अंग्रेजी में पढ़ाना शुरू करता है, तो मुझे अंग्रेजी भी नहीं आती। तो दोस्तों ये ठीक वैसा ही है जैसे कि कोई बच्चा फ्रेंच सीखने जाए और आप उसे चाइनीज में फ्रेंच सिखाओ और उस बच्चे की भाषा हो अंग्रेजी। तो जब आप उसको चाइनीज में फ्रेंच सिखाओगे तो उसको चाइनीज भी नहीं आती, फ्रेंच भी नहीं आती, तो वो दोनों नहीं सीख पाएगा। वैसा ही बच्चों के साथ होता है असल में कि वो बच्चा क्या करता है, जब स्कूल जाता है तो अंग्रेजी सीखने के लिए उसकी एक अलग क्लास चल रही है, वहां पर उसकी ग्रामर ही चल रही है अभी और ABCD चल रही है, और उस समय आप अंग्रेजी में आपको उसको इकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, मैथ, सोशल साइंस पढ़ाने लगते हो। तो दोस्तों जब उसे अंग्रेजी आती ही नहीं है, आपने उसे अंग्रेजी सिखाई ही नहीं है, तो वो दूसरी चीजों को कैसे समझ पाएगा। तो दोस्तों अनफॉर्चुनेटली पास होने के सिस्टम के कारण उसको रट कर वो चीजें वहां पर लिखनी पड़ती हैं। तो दोस्तों वो रट्टा लगाता है, ऐसे 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 करके रटता रहता है, और रटते 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 आखिर में 1 साल में जाकर वो 10-20 क्वेश्चन रट पाता है और उन क्वेश्चनों को लिखकर वो एग्जाम में पास हो जाता है। अगली साल दोस्तों उसको पता नहीं होता कि उसने क्या लिखा था, अगली साल उसको याद नहीं होता कि उसने क्या लिखा था, उसको बस इतना पता होता है कि वो पास हो गया और इस साल की चीजें उसे रटनी है। ऐसे ही करते करते दोस्तों वो 12वीं तक पहुंच जाता है और उसको सिर्फ फैक्ट्स रटे हुए होते हैं, उसको सिर्फ भाषाई तौर पर वो ज्ञान रटा हुआ होता है, लेकिन उसको मीनिंग समझ में नहीं आता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है, इसका सबसे बड़ी एक त्रासदी ये है दोस्तों कि हमारे भारत में अनफॉर्चुनेटली आज़ादी के बाद साइंस के अंदर कोई नोबेल लॉरिएट नहीं है दोस्तों। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि फिजिक्स के अंदर जब वो थ्योरम्स या वेलोसिटी रटेगा या फिर फोर्स रटेगा तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि असल में ये होता क्या है। इसी तरह से दोस्तों इतिहास के बारे में जब वो चीज़ों को रटेगा तो उसको कभी अपने भारत पर गर्व ही नहीं होगा कि भारत के अंदर क्या इतिहास था। वो सिर्फ मोहनजोदारो, हड़प्पा, इन नामों को रटने और इनकी स्पेलिंग याद करने में ही समय व्यतीत करेगा। इसी तरह से दोस्तों अंग्रेजी में बच्चे का ज़्यादा समय लगेगा अंग्रेजी सीखने में, ये तो ठीक है। जब आप अंग्रेजी में गणित पढ़ाओगे दोस्तों तो मैथ्स के अंदर बच्चे का ज़्यादा समय मैथ्स समझने से ज़्यादा उस प्रॉब्लम को अंग्रेजी में लिखा क्या है ये समझने में जाता है। ये आप में से कई सारे लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस की होगी कि जब आप 7th, 8th या 11th में आते हैं तो आपको
गणित समझने से ज़्यादा वो लिखा हुआ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उस प्रॉब्लम का, वो समझने में ज़्यादा समय लगता है। तो दोस्तों ये सब कुछ अंग्रेजी भाषा के कारण होता है। और उसके बाद वो इंजीनियरिंग में चला जाता है या मेडिकल में या लॉ में, वहां पर भी चीज़ों को रट रटाकर जैसे तैसे वो पास होकर अपनी डिग्री कर लेता है। और उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी का इशू आता है और काफ़ी सारी कंपनीज आज दोस्तों, इवन रतन टाटा जैसे लोग, इन्फोसिस जैसे, नारायण मूर्ति जैसे लोग, बिल गेट्स जैसे लोग ये कह चुके हैं कि इंडिया में बहुत सारे यंगस्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ यंगस्टर्स एम्प्लॉयबल नहीं है। एम्प्लॉयबल का मतलब दोस्तों होता है कि आपने डिग्री तो ले ली लेकिन आप नौकरी करने के काबिल नहीं हो, क्योंकि आपको असल में ज्ञान ही नहीं है। तो वो ज्ञान इसलिए नहीं होता दोस्तों क्योंकि मातृभाषा में पढ़ाई नहीं होती है। आज़ादी के पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था दोस्तों। उन्होंने अपनी गीतांजलि जो लिखी थी वो मातृभाषा में लिखी थी, बंगाली में। तो आज़ादी के बाद अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग साइंस के अंदर तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। नोबेल प्राइज़ हमें समाज सेवा इत्यादि में तो मिल जाता है, परंतु साइंस में नहीं मिल पा रहा है। हमारे लोग साइंस में कुछ डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। गूगल हो, अमेजन हो, या एप्पल हो, या मैकिंटोश हो, या उसके अलावा लिनक्स हो, इस तरह फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, इनमें से कुछ भी दोस्तों हमने नहीं बनाया। हम सिर्फ इस बात पर गर्व करते रहते हैं कि हमारे इंडियंस अमेरिका में जाकर अमेरिकन सिटीजनशिप लेकर उनके सीईओ हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली इस बात पर हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे यहाँ के सबसे ज़्यादा डिजर्विंग लोग हमारे देश को छोड़कर चले गए और हमारे देश को छोड़कर जाने के बाद वो वहाँ पर उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं और उनके सीईओ हैं। ये सारा का सारा ब्रेन ड्रेन हुआ है दोस्तों हमारे सिस्टमेटिक फेल्योर के कारण दोस्तों। तो मातृभाषा में ना पढ़ाने के कारण देश का इतना नुकसान हो रहा है, विज्ञान का इतना नुकसान हो रहा है, साइंस का इतना नुकसान हो रहा है, साथ में बच्चों का भी उतना ही नुकसान हो रहा है। तो ये एक सबसे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण बात है जो हमारे देश के अंदर जबरदस्ती अब तक अनफॉर्चुनेटली थोपी जा चुकी है। इसके बाद दोस्तों मैं हिंदी की कुछ वैज्ञानिकता पर बात करता हूं। यदि मैं आपसे पूछूं कि ए फॉर एप्पल जो है वो ए की जगह पर क्यों है, बी की जगह पर क्यों है, सी की जगह पर क्यों है, या जेड उस जगह पर क्यों है, ये इधर उधर क्यों नहीं है, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे दोस्तों कि ये इसी ऑर्डर में क्यों जमे हुए हैं। लेकिन हिंदी के अंदर दोस्तों ये वाली बात नहीं है, क्योंकि हिंदी जो है, जो देवनागरी भाषा जो है, वो संस्कृत से निकली हुई भाषा है और संस्कृत के अंदर पाणिनीय ग्रामर पहले बनी और उसके बाद वो भाषा बनी। और इस कारण से एक एक शब्द कहाँ अरेंज क्यों है उसके पीछे कारण है दोस्तों। जैसा कि मैं इस पुस्तक में से आपको पढ़कर बताना चाहूंगा दोस्तों कि क से क ख ग घ या, तो ये जब आप बोलेंगे तो ये ध्वनि कंठ से उत्पन्न होती है। आप बोलकर देखिए क ख ग घ या, तो ये सब एक ही तरह से निकलते हैं। इसके अलावा ये क वर्ग के कंठव्य कहलाते हैं। इसी तरह से दोस्तों च वर्ग के होते हैं, च छ ज झ या, तो इसमें तालु से स्पर्श होता है जीभ का, च छ ज झ झ, इस तरह से तालु से स्पर्श होगा। इसके बाद ट वर्ग की यदि मैं बात करूं तो ट ठ ड ढ ण, ये मूर्धन्य होते हैं जिसमें जीभ का कुछ और ऊपर स्पर्श होता है, इसलिए वो सब एक लाइन में है। इसी तरह से दोस्तों जब मैं त वर्ग की बात करूंगा तो ये दंतव्य कहलाते हैं, त थ द ध न, इसमें जीभ जो है वो दांतों के पिछले हिस्से पर टच होती है, इसलिए ये सारे के सारे दंतव्य जो हैं वो एक वर्ग में एक साथ रखे गए हैं। इसी तरह से प फ ब भ म, ये जो प फ ब भ म प वर्ग के हैं इनको होष्ठव्य कहा जाता है। होष्ठव्य क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि होंठ से ये कहे जाते हैं, होंठ आपस में टच होते हैं, प फ ब भ म, होंठ टच किए बिना इनको प्रोनाउंस ही नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से वैज्ञानिक तरीके से ना सिर्फ भाषाई तौर पर बल्कि इसके प्रोनाउंसिएशन को भी इतने ज़्यादा गौर से लिया गया है। इस तरह से हिंदी को अरेंज किया गया है दोस्तों, इस तरह से हमारी संस्कृत निष्ठ भाषाओं को अरेंज किया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साइंटिफिक भाषा को छोड़कर हम एक ऐसी भाषा में जा रहे हैं जिसके अंदर कई बार हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें TO2 होता है और GO होता है, उसके प्रोनाउंसिएशन का कोई मीनिंग ही नहीं है। इसी तरह से कई सारे वर्ड कई शब्दों में साइलेंट हो जाते हैं, कई शब्दों में साइलेंट नहीं होते हैं। एक ही स्पेलिंग के कई बार 2 तरह के 3 तरह के मीनिंग निकल आते हैं। तो इस तरह की एक मूर्खतापूर्ण भाषा को हमने अपनी भाषा बना रखा है। और इसके कारण दोस्तों यदि मैं इंटरनेशनल अफेयर्स की, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की भी बात करूं तो ये भी हमारे डाउन होते हैं दोस्तों। दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशंस के अंदर कई सारे देशों की उनकी खुद की भाषाएं हैं दोस्तों, जैसे रशिया की रशियन, फ्रांस की फ्रेंच, अमेरिका की इंग्लिश, इसी तरह से अरेबियन और चाइनीज। लेकिन भारत की कोई भाषा, क्योंकि हमारी भाषा ही आपस में लड़ाई है, इसके कारण अब तक वहां नहीं पहुंच पाई और इससे हमारी सॉफ्ट पावर को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है।
जो लोग सोचते हैं कि चाइना में सिर्फ एक ही भाषा है, वो लोगों को मैं बता देना चाहूंगा कि चाइना के कई सारे प्रांतों के अंदर बहुत सारी भाषाएं थी, लेकिन चाइना ने अपनी राष्ट्रीय भाषा के तौर पर जो भाषा सबसे अधिक बोली और समझी जाती थी उस भाषा को लेकर और मैंडरिन को कंफर्म किया, और उसके बाद दुनिया भर में चाइना इसको बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति दे रहा है। तो WTO में भी इस वक्त ये बात आ गई है कि वहां पर व्यापार करने के लिए आपको मैंडरिन आनी जरूरी है, रशिया में आने के लिए रशियन आना जरूरी है, इसी तरह से अंग्रेजी। लेकिन हमारे यहां पर भी जबरदस्ती हमारी भाषाओं के होने के बाद भी अंग्रेजी थोपी जाती है, क्योंकि हमारी भाषाएं आपस में ही एक दूसरे से लड़ रही हैं दोस्तों। जबकि इतने सारे लोग, इतने सारे राज्य हिंदी भाषा को जानते हैं, उसके बाद भी हिंदी का इतने ऊपर ना पहुंच पाना बहुत ही अनफॉर्चुनेट है दोस्तों। और जो लोग हिंदी का विरोध करते हैं वो लोग अंग्रेजी का विरोध नहीं करते, उन लोगों को वही प्रॉब्लम अंग्रेजी के साथ फेस करनी पड़ती है। लेकिन वो सभी के सभी लोग अंग्रेजी को बड़े ही अच्छे से अडॉप्ट कर लेते हैं, हिंदी के नाम पर वो लोग विरोध करने लगते हैं। और ये विरोध दोस्तों अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने कुछ लोगों से करवाया था। यदि मैं बात करूं साउथ इंडिया की भी, तो सबसे ज्यादा विरोध जिस जगह पर है तमिलनाडु, उस जगह पर भी राजगोपालाचारी जैसे गांधीवादी लोगों ने हिंदी सिखाने की बात कर दी थी, और बहुत सारे लोग संस्कृत निष्ठ हिंदी के फेवर में थे। एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि स्वयं हमारे संविधान के निर्माण में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, वो खुद संस्कृत के बहुत ज़्यादा फेवर में थे कि संस्कृत को भारत की भाषा बनाया जाए। और जब हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया, राष्ट्रभाषा किसी भाषा को नहीं बनाया गया, उस समय भी कई लोगों का यह मानना था कि हिंदी के अंदर धीरे धीरे उन संस्कृत के शब्दों को ले आया जाए जो संस्कृत के शब्द तमिल, तेलुगु, मलयालम और इन सब में भी हैं, तो धीरे धीरे सारे देश की एक भाषा हो जाएगी। और दोस्तों एक अनुच्छेद था हमारे संविधान के अंदर, उस अनुच्छेद में 343, जी हाँ वो अनुच्छेद है, उसके अंदर ये साफ लिखा गया था कि भारत की राजभाषा के तौर पर हिंदी को स्थापित किया जा रहा है और अंग्रेजी को सिर्फ 15 साल तक रखा जाए, और 15 साल के बाद इस तरह के तरीके खोजे जाएं कि कैसे धीरे 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 अंग्रेजी दूर होती जाए और हमारी भाषा हिंदुस्तानी के रूप में देश भर में डेवलप हो, जिसमें सभी भाषाओं के कुछ शब्द आ जाएं और सभी भाषाएं उससे एग्री हो जाएं। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली भाषाई पॉलिटिक्स के कारण, राज्यों की पॉलिटिक्स के कारण, आपस में लड़ाई के कारण हमारे देश की एक भाषा नहीं बन सकी हिंदी। और उन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने हिंदी का विरोध किया, उन लोगों ने अंग्रेजी को बड़े अच्छे से अपना लिया और धीरे 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 अंग्रेजी का वर्चस्व इतना बढ़ता चला गया जितना कि अंग्रेजों के समय में भी नहीं था। तो दोस्तों आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पहली बार मातृभाषा को लाने की भारत के अंदर बात हुई है। लेकिन इसके साथ ही कुछ और लोगों के जो मत हैं वो भी मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा कि लोग ये चाहते हैं, स्टूडेंट ये चाहते हैं, छात्र ये चाहते हैं कि हिंदी को या मातृभाषा को सिर्फ प्राइमरी तक ही लिमिट नहीं करना चाहिए, बल्कि 12वीं तक आपको मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। उसके बाद मेडिकल इंजीनियरिंग और उसके साथ साथ MBA और उसके साथ साथ लॉ की भी आपको डिग्रीज और रोजगार के सिस्टम को मातृभाषाओं में करना चाहिए। तब ये मातृभाषा का सिस्टम पूरा होगा और तभी हमारे यहाँ साइंस में कुछ आविष्कार हो पाएंगे। कई सारे गाँव के ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे आविष्कार करते हैं, बहुत अच्छा विज्ञान जानते हैं, बहुत सी चीज़ें जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं दोस्तों, कई ऐसे बच्चों के मैं उदाहरण दूंगा जो हमारे दलित समाज से आते हैं या हमारे गरीब गांव के बच्चे हैं। वो सारे के सारे बच्चे दोस्तों हिंदी मीडियम में मातृभाषा में पढ़कर 12वीं में बहुत अच्छे अंक लाकर IIT निकाल लेते हैं या फिर एम्स निकाल लेते हैं दोस्तों। और एम्स में जाने के बाद अंग्रेजी नहीं आने के कारण, कम नंबर आने के कारण दुख में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। कई हजारों में इन लोगों की संख्या है दोस्तों, जो लोग मातृभाषा में 12वीं तक टॉप कर रहे थे और वही फिजिक्स केमिस्ट्री उन्होंने 11th-12th में पढ़ी थी, वही चीज़ को जब अंग्रेजी में जबरदस्ती उनके ऊपर IITs में या फिर मेडिकल में थोपा जाता है, वहाँ वो बच्चे निराश होकर आत्महत्या कर लेते हैं। और उनको समझाने के लिए कोई उपाय किसी के पास नहीं होता, उनको बचाने के लिए कोई उपाय किसी के पास नहीं होता, क्योंकि उस समय उनको थोड़ा बहुत समझा भी दिया जाए लेकिन बाद में इंटरव्यू तो अंग्रेजी में ही होने हैं। MBA का जो कैट का एग्जाम होता है दोस्तों, उसमें अंग्रेजी जबरदस्ती कंपलसरी करी जाती है। जबकि हमारे यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन यदि हम लें तो शुरू में जमशेदजी टाटा ने मातृभाषा में ही काम किया। धीरूभाई अंबानी, जिनके बेटे आज सारे भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में माने जाते हैं, धीरूभाई अंबानी ने सारी जिंदगी मातृभाषा में ही काम किया। बहुत सारे ऐसे हमारे फिल्मी कलाकार जो कॉलेज तक कभी नहीं गए, मातृभाषा में पढ़ाई की, आज काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर जैसे व्यक्ति जिन्होंने क्रिकेट में इतनी तरक्की करी, मातृभाषा में पढ़े। धोनी जैसे व्यक्ति अपनी मातृभाषा के अंदर पढ़ाई कर काम किया। तो सफलता और अंग्रेजी का कहीं से कहीं तक कोई रिलेशन नहीं है दोस्तों।
अनफॉर्चुनेटली बहुत ही दुखद ये है कि जबरदस्ती हमारे बच्चों के ऊपर अंग्रेजी थोपी जा रही है, जबरदस्ती हमारे स्कूलों के ऊपर अंग्रेजी थोपी जा रही है, क्योंकि चंद लोग जो अंग्रेजी में पढ़ लिख गए हैं वो उन पोस्टों पर, उन पदों पर बैठ गए हैं जहां पर बैठकर सिर्फ अंग्रेजी जानने के कारण उनकी इज्जत हो रही है, उनको सम्मान मिल रहा है और उनके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जाग गया है। और उन लोगों को ये पता है कि जब मातृभाषा में चीज़ें शुरू हो जाएंगी तो हमारा ये सारा का सारा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ढह जाएगा, हम सब के सब ज़मीन पर आकर समान लेवल पर आ जाएंगे। और वो ये लोग चाहते नहीं हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग अंग्रेजी के कारण सुपीरियर बने रहें और ये बाकी के लोग नीचे बने रहें, और जब तक ये हमारे लेवल तक आएंगे तब तक हम और ऊपर जाकर विदेश निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे देश का ही नुकसान हो रहा है। तो देश को ही नहीं, सरकार को भी इस समय ये सोचना होगा कि मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा दें, अपनी भाषा में शिक्षा को बढ़ावा दें, अपनी भाषा में कंप्यूटरी शिक्षा को भी बढ़ावा दें, टेक्निकल एजुकेशन को भी बढ़ावा दें। साथ ही साथ दोस्तों, अपनी भाषा में बच्चों को पढ़ने दें, समझने दें, चीज़ों को, करिकुलम को मातृभाषा में हिंदी में डेवलप किया जाए। हिंदी में धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं है कि काफ़ी सारे शब्द हिंदी और संस्कृत में नहीं हैं, हिंदी और संस्कृत के अंदर बहुत सारे शब्द हैं। और पाणिनि की तो ग्रामर ऐसी है जिसमें नए शब्द तुरंत के तुरंत बनाए जा सकते हैं। तो यदि संस्कृत को धीरे 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 समाहित किया जाएगा हिंदी में, तो मुझे नहीं लगता कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और बाकी के प्रदेशों में भी हमारा विरोध होगा, हिंदी का विरोध होगा। क्योंकि कई सारे प्रदेशों ने, इंक्लूडिंग तमिलनाडु के कुछ लोगों ने और कुछ मुस्लिम लोगों ने भी उस समय संस्कृत का एज ए राष्ट्रभाषा समर्थन किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के वोट के कारण संस्कृत हार गई थी। तो आज दोस्तों, हम लोगों को हिंदी को धीरे धीरे बढ़ावा देना चाहिए और हिंदी के अंदर धीरे धीरे संस्कृत को समाहित करते हुए सारे देश की एक हिंदुस्तानी भाषा के तौर पे एक भाषा को डेवलप करना चाहिए, जिसको कि ना सिर्फ हम यूपीएससी एग्जाम की भाषा, आईआईटी की भाषा, सुप्रीम कोर्ट की भाषा बना सकें, बल्कि यूनाइटेड नेशंस की भी भाषा बना सकें। और दोस्तों, हम दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। सारी दुनिया को व्यापार करने के लिए भारत की ओर देखना पड़ता है, क्योंकि चाइना देश जैसे वामपंथी देश उनको घुसने नहीं देते हैं। तो यदि हम ये शर्त लगा दें कि आपको यदि यहाँ पर व्यापार करना है तो आपको भारत की भाषा में मैनुअल तैयार करने होंगे, भारत की भाषा में एडवर्टाइज तैयार करने होंगे, भारत की भाषा सीख कर यहाँ पर आना पड़ेगा, तो सभी को यहाँ पर उस भाषा में आना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये सभी पहले अंग्रेजी में चला करते थे, किंतु अब सब हिंदी में हो गए हैं। फेसबुक का, गूगल का भी एक सर्वे है दोस्तों कि हिंदी की जो पढ़ने की क्षमता है इंटरनेट पर, वो कई गुना बढ़ गई है पिछले कुछ वर्षों में। मतलब 50% से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है हिंदी कंटेंट पढ़ना। और अभी आप जो लोग हिंदी जानते हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी भी है कि 6th सेंस टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, और इसके अंदर विदेशों के अंदर कई सारे अब ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए हैं कि आपके मोबाइल के अंदर वो सॉफ्टवेयर रहेगा। आप अपनी भाषा में बोलोगे, सामने वाले को उसकी भाषा में सुनाई देगा, और सामने वाला उसकी भाषा में बोलेगा, आपको अपनी भाषा में सुनाई देगा। तो इस समय अंग्रेजी की कोई ज़रूरत यहाँ पर रह नहीं गई है। पहले जो था कि अंग्रेजी में रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हैं, उनको कैसे पढ़ेंगे, अंग्रेजी में इतना सारा रिसर्च है उसको कैसे सीखेंगे, इतना सारा ज्ञान है उसको कैसे सीखेंगे। तो सारा का सारा ज्ञान दोस्तों ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होकर आपकी भाषा में आ जाएगा। और इसका एक उदाहरण मैं दूसरे तौर पर भी देना चाहता हूँ। यदि ये सॉफ्टवेयर ना भी हो तो जापान कैसे करता है, रशिया कैसे करता है, इजराइल कैसे करता है। दोस्तों, इन लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने कुछ ट्रांसलेटर्स बिठा रखे हैं। दुनिया में विज्ञान के अंदर या व्यापार के अंदर कोई भी बड़ा रिसर्च होता है या WTO में कोई भी समझौता होता है, ये उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर देते हैं, और ट्रांसलेट कर सारी यूनिवर्सिटीज तक उनकी भाषा में पहुंच जाता है। तो आपको सारे बच्चों को अंग्रेजी सिखाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ उतने ही लोगों को अंग्रेजी सिखाने की आवश्यकता है जो लोग विदेश की भाषाओं की चीज़ों को लेकर उनको ट्रांसलेट कर हमारी भाषा में देश भर में पहुंचा दें। तो कई सारे हल हैं दोस्तों, जिसके आधार पर अपनी भाषा में बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, जिससे बच्चों का भाषाई गौरव तो जागेगा ही दोस्तों, देश के प्रति सम्मान और भाषा के प्रति भी सम्मान जागेगा। तो ये था हमारा वीडियो आज हिंदी भाषा के ऊपर दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के और वीडियो आपके लिए बना सकें। धन्यवाद।